क्या होता है वशीकरण और इसमें क्या क्या होता है, इसकी जानकारी पहले मैं आपको देता हूं। वशीकरण एक तरह की तंत्र क्रिया है जिसमें किसी को अपने वश में किया जाता है। कई तांत्रिक साधना के जरिए इस ताकत को पाने की कोशिश करते हैं और जब वो इस तंत्र क्रिया में माहिर हो जाते हैं तो उनके पास ऐसी ताकत आ जाती है कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन वशीकरण एक ही तरह का नहीं होता, बल्कि इसके कई प्रकार होते हैं और एक इन्हीं में से सबसे खतरनाक तंत्र क्रिया दृष्टि तंत्र वशीकरण। इसमें किसी को अपने वश में तो किया जाता है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, और इसकी पूरी जानकारी मैं आज की कहानी में आपको दूंगा। ऐसी कहानी आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। ये खौफनाक भी है, डरावनी भी है, और मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। अब उस गांव में ज़्यादातर गांव वाले अपनी परेशानियों को सुलझा लिया करते थे। जैसे कि गांव के मुखिया जो थे सबके साथ बहुत ज़्यादा बना कर रखते थे, इसीलिए गांव वाले मुखिया की इज्जत भी करते थे। और मुखिया ने इस गांव में ये नियम बनाया था कि छोटे मोटे झगड़े, अगर कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या ऐसा कुछ भी, उसे हम गांव में सुलझाएंगे। मुखिया वहीं पर होंगे, रात के वक्त पंचायत लगेगी और गांव वाले इकट्ठे होकर अपने मसले को खुद यहाँ सुलझा लिया करेंगे। अगर बड़े मसले हो फिर हम पुलिस को बुलाएंगे, छोटे मसलों में पुलिस को कोई नहीं घसीटेगा, हम खुद इस बात को संभाल लेंगे। अब इस गांव में एक अजीब सी मुसीबत आ गई। उसकी शुरुआत ऐसे हुई। यहाँ पर एक आदमी था बिरजू, जो गांव में ही साफ सफाई का काम किया करता था, लेकिन काफ़ी कामचोर था। ठीक है, उसकी उम्र भी 21-22 साल थी और ज़्यादातर वो कम काम करता, घर में रहता। नई नई उसकी शादी हुई थी। इसके बाद उसे पकड़ा गया चोरी के जुर्म में और रात के वक्त पंचायत लगी और बिरजू से मुखिया जी पूछ रहे थे बड़े प्यार से, बताओ बिरजू, तुमने चोरी क्यों की? और बिरजू कह रहा था कि मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जिसके बाद जिसके घर में चोरी हुई थी उसे बुलाया गया। वो एक 50 साल का आदमी था, अकेला रहता था। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे जो कि शहर में काम करने के लिए जाया करते थे, वहीं पर रहते थे, कभी कभी आते। तो वो घर में अकेला था। अब उस आदमी ने कहा कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। ऐसा नहीं है कि चोरी हो गई मुझे बाद में पता लगा, मैंने चोरी होते हुए देखा। पहले तो घर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कोई बिल्ली होगी जो कि खिड़की से कई बार घुस जाती है और जो रसोई है वहाँ से बर्तन गिराने लगती है, कुछ ना कुछ चीज़ निकालती है, खाकर चली जाती है। मैं कई बार भगाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुँचता। जो रोशनदान है ऊपर, बच्चों को कहा है बंद कर दो बंद कर दो, उन्होंने किया नहीं। ऐसे ही आवाज़ हुई थी, मुझे लगा वही बिल्ली होगी, तो मैं डंडा उठाने के लिए बाथरूम की तरफ गया। उस डंडे से बाथरूम में वो सफाई करता होगा, पोछा बनाया था उसे। जैसे ही वो डंडा लेकर बाहर निकला तो उसने देखा कि ये जो बिरजू है ना, ये हाथ में एक तस्वीर लेकर, जो कि उस आदमी की बीवी की थी, दीवार पर टंगी थी, वो लेकर बाहर की तरफ जा रहा है। सामान बिखरा हुआ था और वहां पर कपड़े बिखरे हुए, गहने पड़े थे पुराने, वो बिखरे पड़े थे। ऐसे इसने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इतने में बिरजू भाग चुका था। इसने शोर मचाना शुरू कर दिया और आस पड़ोस के कई लोगों ने बिरजू को देखा। तो वहां पर कोई 5 से 7 गवाह थे जिन्होंने बिरजू को देखा। यही तो कपड़े पहने हुए थे और कोई हो ही नहीं सकता, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फिर मुखिया ने कहा, बिरजू देखो, ये आदमी अकेला होता मैं मान लेता, इसे सही से नजर नहीं आया, लेकिन गवाह है, तुम झूठ बोल रहे हो। बिरजू कहने लगा, जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। मुखिया कहने लगे, देखो गवाह है, तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर उस आदमी को बुलाया मुखिया जी ने। अब ये तीनों थे। मुखिया जी कहने लगे, देखो क्या इसने सिर्फ तस्वीर चुराई है? इसका कारण क्या हो सकता है? तुमने कहा गहने भी पड़े थे। उसने कहा बिल्कुल गहने पड़े थे। इसने ना तो गहने उठाए ना कुछ और उठाया, बल्कि कपड़ों को भी पैर मारा। सिर्फ ये तस्वीर, मेरी बीवी की तस्वीर लेकर गया जिस पर हार चढ़ा था। मुखिया ने कहा, ये कैसी चोरी है बिरजू? कुछ और चुराते समझ में भी आता, कोई महंगी चीज चुराने के लिए आए हो, समझ में नहीं आ रहा। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं भी यही सोचने पर मजबूर हो चुका हूं, मेरी बीवी की तस्वीर क्यों चुरा कर लेकर गया?
मेरे पास वही तो तस्वीर थी, आखिर क्यों ले गया? और बिरजू मानने का नाम नहीं ले रहा। तो मुखिया ने कहा अब एक ही रास्ता है, बिरजू को सज़ा होगी। अगले 4 हफ्तों तक बिरजू तुम्हें गांव में साफ सफाई करनी होगी, सुबह से शाम तक। जितना थक जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। पूरे गांव को 30 दिनों तक तुम साफ करोगे, कोई और सफाई वाला गांव में काम नहीं करेगा। बिरजू माफ़ी मांगता रहा और मुखिया जी ने कहा सज़ा बहुत कम है, चोरी की है तुमने, अगर कुछ और चुराया होता फिर पुलिस को बुलाना पड़ता, फिर तो बात बड़ी हो जाती। फिर बिरजू जो था बहुत मायूस, जो कि माफ़ी मांग रहा कि मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया, लेकिन सबूत थे, गवाह थे। तो बिरजू के खिलाफ सब इकट्ठा हो गए। फिर बिरजू को यह सज़ा दी गई जो कि काफ़ी कम थी। 30 दिन सफाई करनी है, वैसे भी वो सफाई का काम करता था, अब मेहनत से 30 दिन लगातार काम करना होगा सज़ा के तौर पर। लेकिन बिरजू की बीवी वहाँ आकर मुखिया के पास बोली कि छोटी मोटी सज़ा मत दीजिए, मैं कहती हूँ इसे पुलिस के पास भेज दीजिए, बहुत बुरा इंसान है, बहुत तंग करता है मुझे, इसे फांसी की सज़ा दीजिए। मुखिया कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो चुकी हो, इसने तस्वीर चोरी की है, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया है, बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो बिरजू की बीवी थी ना, वो कहे जा रही थी कि कुछ कीजिए, इसे सज़ा दीजिए, घर से बाहर भेज दीजिए। अब उसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मियाँ बीवी की बनती बहुत थी, घर के झगड़े की बात बाहर नहीं आती थी और हर कोई तारीफ करता था कि नई शादी हुई है, प्यार तो इनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन झगड़ा बिल्कुल नहीं होता, दोनों इकट्ठे रहते हैं, वो तो काम तक नहीं करता, बहाना लगाकर घर चला जाता है बीवी से मिलने के लिए। इनमें ऐसा क्या हो गया कि बीवी कह रही है कि इसे फांसी का फंदा लगा दो। मुखिया ने कहा भाग जाओ, इसे सज़ा मिली है, तुम इसका साथ दो, बीवी हो ना, तुम दोनों का रिश्ता है तो एक दूसरे के कर्मों में एक दूसरे का साथ दो। मुखिया को कुछ अजीब जरूर लगा था, लेकिन मुखिया को क्या पता था कि उस रात क्या हो जाएगा। अब रात के वक्त पंचायत लगी थी, सज़ा सुनाई गई थी बिरजू को। अब उसी रात शोर शराबा मचना शुरू हो गया। दोबारा से मुखिया को बुलाया गया, किसी ने संदेश भेजा कि वहाँ पर झगड़ा चल रहा है। मुखिया जब वहाँ पर आए तो ये जो झगड़ा था बिरजू के परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच चल रहा था। मुखिया को शुरू में लगा था कि ये वही चोरी के कारण होगा, कुछ ना कुछ हो गया होगा। तो मुखिया ने पूछा क्या बात है। पड़ोस की एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 साल थी, उसके रिश्ते की बात चल रही थी। अब उसके ना बाल काटे थे, किसी ने कैंची से बाल काटे, क्योंकि वो छत पर सोया करते थे तो छतें जुड़ी हुई थी घरों की। तो इस घर से बिरजू की जो बीवी थी, जो सुबह कह रही थी बिरजू को फांसी का फंदा लगाओ, वो छत पर चढ़ी, कैंची लेकर आई और उस लड़की के बाल काटे, इस तरफ के काफ़ी बाल काटे और ले गई। बिरजू ने ये नहीं देखा, शोर शराबा हो रहा था। बिरजू कहने लगा क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी ने बाल काटे हैं बच्ची के। बिरजू मान नहीं रहा था। इसके बाद बिरजू ने अपनी बीवी को ढूंढा, उसकी बीवी भी नहीं मिल रही थी। तो झगड़ा इस चीज़ का था। बिरजू कह रहा है इन्होंने मेरी बीवी के साथ कुछ किया है। मुखिया जी देखिए, मुझे सज़ा हो चुकी है, अब मैं गुनहगार नहीं हूँ, ये तो कुछ अलग है। और वैसे भी इल्ज़ाम मेरी बीवी पर क्यों लगा रहे हैं? मेरी बीवी बालों का क्या करेगी? उसके तो खुद घुंघराले बाल हैं बहुत ज़्यादा, उसे तो काटने पड़ते हैं, उसे बालों की क्या ज़रूरत है? मुखिया पूछने लगे उस लड़की से और उस लड़की ने कहा उसने बाल काटे। जब बाल थोड़े खींचे मैंने देखा तो ये बिरजू की बीवी थी, छलांग लगाकर उस घर में गई और हड़बड़ी में जब बिरजू उठा उससे पहले वो भाग चुकी थी। मुखिया ने बिरजू से पूछा, बिरजू कहने लगा मेरी बीवी कहाँ है मुझे नहीं पता। और पूरी रात बिरजू की बीवी वहाँ आई रही। सुबह के वक्त बिरजू की बीवी जिसकी सेहत खराब थी गाँव में चली आ रही। गाँव वालों ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी? बिरजू भी पूछ रहा तुम कहाँ गई थी? उसकी बीवी कहने लगी मुझे नहीं पता, मैं तो गांव से बाहर जो फिरनी है वहाँ जो नाला है उसके पास लेटी हुई थी। जब मेरी नींद खुली मैं वहाँ पर थी, शायद मैं बेहोश हो गई, शायद किसी ने मुझे अगवा कर लिया। पड़ोसी कह रहे थे हमने इसे गांव से बाहर भागते हुए देखा। ये परिवार ऐसा है, ढोंगी है, चोर है, ये ऐसा परिवार है, हम इन्हें गाँव में रहने नहीं देंगे। मुखिया भी सोच में पड़े हुए ये चल क्या रहा है। बिरजू भी बहुत अच्छा था, थोड़ा शादी के बाद ऐसा हो गया था, वैसे ईमानदार था। उसने चोरी की है समझ में नहीं आ रहा। उसकी बीवी जो इतनी अच्छी थी कि कभी नजरें ऊपर नहीं करती और हमेशा प्यार से बात करती, उसे ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी पड़ोस में, कि पकड़ी जाए। मुखिया भी हैरान परेशान। और उसके बाद मुखिया ने बिरजू की बीवी को एक सजा सुनाई। अब सजा मजबूरी में सुनानी पड़ी क्योंकि बाकी भी कह रहे थे ऐसा करना होगा। अब सजा दी गई कि उसके भी बाल छोटे छोटे कर दो, काटो कैंची से।
तो बिरजू की बीवी रोती रही, लेकिन उसके बाल काटने पड़े और बिरजू कह रहा था झूठे इल्ज़ाम लगा लगा कर हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। मुखिया भी काफ़ी मायूस थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हो रही। गवाह हैं लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते, मुझे भी पता है ये चल क्या रहा है। अब ये घटना घट गई और गांव में हो गई उसके बाद शांति। लेकिन ये शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। एक हफ्ते बाद गांव में रात के वक्त खलबली इसलिए मच गई क्योंकि कुछ गांव वाले कह रहे थे कि रात को कोई राक्षस घूम रहा है। अब उस रात कई लोगों ने एक राक्षस को देखा। अब उनके कहने का मतलब ये था कि एक बकरे का सर पकड़े हुए एक आदमी भागा जा रहा था। अब उस आदमी के बाल लंबे थे। कुछ कह रहे कि वो राक्षस है, कुछ कह रहे कि ये वो आदमी लगता है जिसने कई गाय भैंसें रखी हुई हैं, गांव के बाहर रहता है, बाहर से जो आया हुआ है उसकी तरह तगड़ा था। अब ऐसा गांव वालों ने कहा। मुखिया तक भी ये बात पहुंची कि राक्षस घूम रहा है। रात को पहरा लगा और दिन के वक्त लोग इकट्ठा हो चुके थे। उसके बाद वो आदमी जिसने गाय भैंस रखी हुई थी उसके पास गए और वो खुद रो रहा था। उसने आस पड़ोस में पहले से बता दिया था कि उसके पास एक बकरा था, बकरे का धड़ पड़ा है, कोई काट कर सर ले जा चुका है। जबकि गांव वाले कह रहे थे कि सच में बकरे का सर उसके हाथ में था और वो आदमी लग भी इसकी तरह रहा था, राक्षसों जैसे। खून की बूंदें सड़क पर साफ नजर आईं, यानी किस तरफ उस बकरे के सर को ले जाया गया है। गांव वाले कयास लगा रहे थे। पास में जंगली इलाका था, उस तरफ जंगल में कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन गांव में दहशत बहुत ज्यादा हो गई और इस बार उस आदमी को कुछ कहा नहीं जा सकता था क्योंकि अपने ही बकरे का सर काटा है उसने और वो रो रहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ कोई आकर बकरे का सर काट कर गया है। और मुखिया उस आदमी से बात कर रहा, तुम्हें क्या लगता है किस पर शक है? कोई ऐसा जिसने तुम्हें गाली दी हो, या ऐसा किसी से झगड़ा हुआ हो, या किसी ने धमकी दी हो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? उसने कहा, जी मैं दूध बेचने का काम करता हूँ, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, कभी कम रुपए उधार का चलना, तो ऐसे ही झगड़े होते हैं, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ कि कोई ऐसा कर दे। फिर मुखिया ये भी सोच रहा कि सर क्यों लेकर गया है? अगर तो मांस खाना किसी को पसंद होता तो धड़ लेकर जाता, सर क्यों लेकर गया? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उस आदमी ने कहा, ऐसे जब बकरे का सर कोई लेकर जाता है ना, कहते हैं वो शैतान को मानने वाला होता है, जादू टोना करने वाले, काला जादू करने वाले। बकरे के सर से काफ़ी काला जादू किया जाता है, ये मशहूर है। हो सकता है कोई काला जादू करता हो। अब ये बात गांव में फैल गई। वैसे भी लोग कह रहे थे कि राक्षस बकरे का सर लेकर घूम रहा था, डर नहीं रहा था। तो गांव वाले डरने लगे कि रात को कुछ हो रहा है यहाँ पर। वैसे भी 2 लोगों के साथ हुआ था जिन्हें याद नहीं। अब ये 3 घटनाएं हो गई जिसने गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। अब गांव वाले इस सोच में पड़े हुए कि पता लगे क्या होता है, क्या कोई काला जादू करता है। कई कयास लगा रहे कि जो बिरजू के साथ हुआ, लगता है बिरजू पर किसी ने काला जादू किया, परिवार पर काला जादू किया और इस तरह इन्होंने ये किया और इन्हें याद नहीं। ऐसा जब कोई काला जादू करता है तब होता है, जादू टोना किया गया होगा। मुखिया को भी लगने लगा। अब कुछ दिन हुए थे तो जो बिरजू था उसकी सज़ा माफ़ की गई कि इतने दिन तुमने सफाई कर ली, ठीक है, तब तक तुम्हारी ये जो सज़ा है ये रोकी जाएगी, ख़त्म नहीं की गई है, रोकी जाएगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो तुमने नहीं किया, किसी और ने किया हो सकता है। अगर बाद में पता लगा कि ऐसा नहीं है और तुम्हारी सज़ा फिर आगे चलाई जाएगी जितने दिन बाकी हैं। ऐसे कुछ दिनों तक गांव में काफ़ी ज़्यादा दहशत रही। अब इसके लगभग कोई 4 से 5 दिन बाद रात के वक्त देखिए कैसी घटना हुई। एक परिवार वाले चीखने लगे, चिल्लाने लगे। पड़ोसी निकले तो पड़ोसियों ने देखा कि एक आदमी उस घर में, एक बच्चा था 5 साल का, उसे उठाकर भाग रहा था। तो उन्होंने पकड़ा हुआ, किसी तरह टांग पकड़ी, औरतें थी 2, तो आस पड़ोस वाले लोग निकलने लगे। बच्चा भी रो रहा था, तो लोग तो देख रहे कि कोई बच्चा चुरा कर भाग रहा है 5 साल का, तो पकड़ो पकड़ो। तो उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। वो पास के गांव का रहने वाला था। फिर उसे पकड़ लिया गया। जो पास के गांव के मुखिया थे उनके पास संदेश भेज दिया गया कि ये देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर, अब देखते हैं क्या होता है। अब इस मुखिया ने पुलिस तक बात पहुंचाने से पहले सोचा कि पहले हम देखते हैं चल क्या रहा है, इसने ऐसा क्यों किया।
तो एक कमरा था, उस कमरे में उस आदमी को कुर्सी के साथ बांध दिया गया। साथ में एक पाइप था, भाग नहीं सकता था, रस्सियों से लपेटा था, पीटा भी काफी लोगों ने था, तो निशान चेहरे पर बने हुए। लेकिन सबसे कमाल की चीज थी, बच्चा उससे छीन लिया गया था, लेकिन वो हंस रहा था। जब उसे पीटा भी जा रहा था वो हंस रहा था और ये कह रहा था किस किस को बचाओगे, किस किस को बचाओगे, ये कहे जा रहा। जिसके बाद उसे काफ़ी पीटा गया। इतने में पास के गांव के मुखिया आ चुके थे और उस मुखिया ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा शराब पीता है, गांव में भी ये काम तो ठीक करता है, किसी का काम जब शराब ना पी हो तो बड़े अच्छे से रहता है, लेकिन जब शराब पी लेता है ये गालियां बहुत निकालता है, तो लोग इसे कभी कभी पीटते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चा चुराने वाला होगा। कुछ और गांव में बच्चे चोरी हो चुके हैं, हो सकता है इसने किया हो, तो इसे सज़ा दो। लेकिन वो तो हंस रहा। अब पहले तो था कि इसे सज़ा दो, पुलिस को बुलाओ, इसे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन गांव वाले गुस्से में थे। बच्चे इसने चुराए लगते हैं, ये बच्चों को मार देता होगा, खा जाता होगा या बेच देता होगा, क्या करता होगा, पूछो इससे, पूछो इससे। तो गांव वाले टॉर्चर करने लगे। अब देखिए, किसी को अगर टॉर्चर किया जाए, चमाटे मुक्के मारे जाएं, तो शुरू में वो रोएगा, मत मारो मत मारो। वो तो हंस रहा था, उसे कोई फर्क नहीं, बल्कि वो तो आंखों में देखे जा रहा, हर किसी की आंखों में देख रहा। लोग गुस्से में देखता है तो मारने लगते। एक ने क्या किया, एक टूल लेकर आया, जिससे उसने ना बड़ी जल्दी जल्दी उसे रोका जा रहा था कि ये जुर्म हो जाएगा, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ेंगे, ऐसे किसी को सज़ा नहीं दे सकते। उसने उंगली का ना नाखून खींच लिया। दर्द होता था तो वो चीखा नहीं, ऐसे नाखून अलग हो गया, तो उसने उंगली ऐसे की, खून बह रहा था। कुछ भी कर लो, ऐसा करो, मेरी आंख निकालो, आंख निकालोगे तो ज़्यादा दर्द होगा ना। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद जो गांव वाले थे ऐसे थर थर कांपने लगे। किसी इंसान को दर्द नहीं होता, वो खुद कह रहा है आंख निकालो, शायद आंख निकालने के बाद मैं सच बताऊं। अरे दर्द तो दो, इसमें तो दर्द नहीं हुआ। गांव वाले डर गए तो पुलिस को बुलाया गया। अब मुखिया ने कह दिया कि बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। मुझे ये ठीक नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है कि इस पर कुछ किया गया है। जो साथ के गांव वाले मुखिया थे वो भी कह रहे, मैं खुद डर रहा हूं, क्या चीज़ है ये। किसी को सज़ा दोगे तो दर्द होगा ना, ये तो पागल हो गया है। ऐसा नहीं था। और इसके बात करने का जो तरीका है, ये आवाज़ इसकी नहीं लगती, बोलने का ढंग इसका है ही नहीं। तो दोनों मुखिया कहने लगे, क्या लगता है। अब वो गांव के मुखिया को इस गांव में क्या हो रहा है पता नहीं था, तो वो मुखिया कहने लगे, पुलिस को बुलाओ, मुझे नहीं पता, मैं इससे बाहर रहना चाहता हूँ, तुम जो करना चाहते हो करो, तुम्हारा गाँव है, तुम्हारे गाँव में जुर्म हुआ है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं हामी भरूंगा, आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए। मुखिया कहने लगे, लेकिन मुझे एक चीज़ पर शक है जो हमारे गांव में हो रहा है। यहाँ कोई काला जादू कर रहा है, कहीं इस पर भी कोई काला जादू तो नहीं किया गया, इससे ये करवाया तो नहीं गया। तो उस मुखिया ने कहा, ये पता कैसे लगाएं, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मुखिया ने कह दिया था कोई उसके पास ना जाए, लेकिन गांव वाले रुकने वाले कहाँ थे। कुछ गालियाँ निकालने के लिए, कुछ उसी घर के जिस घर से बच्चे को चुराया गया था, वो आंखों में आंखें डालकर तुझे मैं बताती हूँ, ये वो ऐसे कर रहे। मुखिया कह रहे, अरे रोको, औरतों को रोको, ऐसे ऐसे कर रहे। अचानक ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो गई। ये उस आदमी की आवाज़ थी जिसने बच्चा चुराने की कोशिश की थी। अब वो चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दोनों मुखिया गए और पूछने लगे, अब क्या हुआ, अब दर्द क्यों हो रहा है। उसने कहा, मेरे साथ क्या किया गया है, मेरा नाखून निकल चुका है, मेरे चेहरे पर चोट लगी है, मेरे शरीर पर चोट लगी है, छोड़ दो मुझे। मुखिया हैरान थे, अब क्या हुआ, अभी तो तू कह रहा था आंख निकाल दो, उंगली काट दो, पैर काट दो, कुछ नहीं होगा। उसने कहा, मैंने कब कहा, मैं ऐसा क्यों कहूंगा, मुझे क्यों बांधा गया है, बताओ, मुझे घर से क्यों उठाया गया है। तो मुखिया ने कहा, घर से क्यों उठाया गया है, पकड़ा गया है तुम्हें बच्चे के साथ, बच्चा चुरा रहे थे, बताओ, अब सच सच बता दो, कितने बच्चों को तुमने चुराया है। उसके बाद सज़ा नहीं होगी, मैं खुद देखूंगा कोई तुम्हें चोट ना पहुंचाए। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे आप बताइए मुझे क्यों पकड़ा है। उसे कुछ याद नहीं था। अब काफ़ी पूछा गया, फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को पकड़ा दिया गया वो आदमी, और पुलिस वालों ने भी पूछताछ की। काफ़ी केस थे जो उस पर जानबूझकर डालने की कोशिश हो रही थी कि बच्चे कई जगह से चुराए गए हैं, तो यही होगा ना, यहाँ से भी उठाने की कोशिश हुई है। लेकिन ये जो मुखिया थे कहने लगे दूसरे मुखिया के साथ, और गांव वाले कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे, कि मुझे एक चीज़ पर शक है जी,
हमारे गांव में जो हो रहा है कोई एक आदमी कर रहा होता, एक परिवार कर रहा होता, मैं मान लेता कि वो ऐसे हैं, लेकिन अभी अचानक इतना सब होना शुरू हो गया। मुझे लगता है कोई जादू टोना कर रहा है। तो जो बुजुर्ग लोग थे वो कहने लगे कि तो इसका पता कैसे लगाएं। मुखिया ने कहा इसका पता लगाने के लिए हमें किसी ऐसे को ढूंढ कर लेकर आना होगा जो इसके बारे में जानकारी रखता हो। मेरे पास तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं किसी ऐसे को ज़रूर जानता हूँ जो जानकारी रखता है। एक बाबा थे, अब काफ़ी दूर से उन्हें बुलाया गया। वो बाबा यहाँ आकर कहने लगे कि यहाँ पर ना प्रेत क्रिया करनी होगी, लगता है किसी ने काला जादू किया है, तो गांव का उतारा करना होगा। तो गांव में भ्रमण करते हैं, हर घर में दिया जलाना है, बहुत कुछ करना है ताकि जो वशीकरण किया गया है, तंत्र क्रिया की गई है, प्रेत अगर किसी के ऊपर है, ये किसी प्रेत के कारण है। कभी वो कह रहा कि ये वेताल पीड़ा हो सकती है, जो ऐसा गांव वाले कर रहे हैं, पूरे गांव पर जादू टोना किया गया है। तो ऐसे वो जो बाबा थे पूरा दिन गांव में घूमते रहे। हर गांव का जो आदमी था ना वो कहता मेरा घर, वो बारी बारी घूम रहे कि कोई घर रह ना जाए जी। जितने भी लोग यहाँ पर हैं हर कोई ये जान ले कि अपने घर बाबा को ज़रूर लेकर आना है, रुपए का जो भी काम है वो हम करेंगे, बाबा को हर घर में घुमाना है। ये प्रेत क्रिया कर रहे हैं। अब जो बाबा थे उन्होंने विभूति राख रखी हुई थी जो वो हर घर जाते और घर में बिखेर देते। अब यहाँ कोई प्रेत नहीं होगा। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल चुका था। अब लगभग 3 दिनों तक वो जो बाबा थे वो गांव में ही थे, प्रेत क्रिया कर रहे थे। उसके बाद ऐसे घरों को चुना गया जहां पर कोई नहीं रहता। बाबा को शक था कि लगता है ये कोई गांव वाला है, तभी गांव के अंदर वो घुस पा रहा है, ये कर पा रहा है। कोई दूर से ऐसे जादू टोना नहीं कर सकता, इसके लिए यहाँ गांव में रहना ज़रूरी है। तो ऐसे बंद पड़े घर जिन पर आपको शक हो सकता है, ले जाइए, मुझे वहाँ लेकर जाइए। तो मुखिया थे, बड़े बुजुर्ग भी साथ में 15-20 लोग। वो जो बाबा थे उन्हें बंद पड़े घरों में ले जा रहे, ताले खुलवाए जा रहे। अब एक ऐसा घर था जो टूटा फूटा था, पुराना था, गांव से बाहर था। बाबा कह रहे मैं इस घर के अंदर भी जाऊंगा चाहे कोई नहीं रहता। जैसे ही उस घर के अंदर बाबा गए, पैर रखते ही बाबा ने कह दिया ये दीवारों पर क्या किया जा रहा है। अब जो दीवार थी ना उस पर खून से, जैसे हाथ पर खून लगाकर किसी ने ऐसे निशान बनाए हों, और बड़ा एक सर्कल वगैरह ऐसे निशान शैतानी से बनाए हुए थे। ये काले जादू टोने टोटके के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे निशान बनाए गए थे। बकरी का खून था, बाबा ने देखते ही पहचान लिया। और फिर बाबा कहने लगे कौन रहता है यहाँ, कौन आता जाता है यहाँ, उसके बारे में पता करो। अब देखो कमाल की चीज़, अब उस समय किसी को नहीं पता था कि उस घर में कौन रहता है। पड़ोसियों ने एक नाम लिया, कोई मन्ना ऐसे नाम का कोई आदमी था जो यहाँ पर रहता था, जो मुर्गी खाना चलाया करता, और उसका ये घर था। कभी कभी आता है, पड़ोसियों ने कह दिया कि वो यहाँ छिप छिप कर रात के वक्त आता है, हमने पिछले 2 दिनों से देखा है। अब उसी समय वो आया हुआ, भीड़ को देखकर कहने लगा पीछे हटो, क्या कर रहे हो। इतने में भीड़ ने उसे पकड़ लिया। बाबा ने भी उसे पकड़ लिया था, फिर उसे खींचकर घर के अंदर लेकर गए। बाबा ने माथे पर हाथ रखा तो बाबा को बिजली का झटका महसूस हुआ। वो आदमी हंसने लगा था। बाबा कहने लगे तेरे ऊपर कोई साया है, प्रेत का साया है, अभी निकालता हूँ। बाबा ने क्या किया, मंत्र पढ़ने लगे। जब बाबा मंत्र पढ़ रहे थे उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे और कह रहे नजरें झुका, झुका नजरें, तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा, ओ शैतान तेरा अंत अभी आएगा। ये कहने के बाद वो जो आदमी था ना वो बेहोश हो गया। सबको लगा कि बाबा ने कोई काम कर दिया। फिर बाबा ने मुड़कर मुखिया की तरफ देखा और कहा बर्बाद हो जाएगा, ये पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। बाबा ने अपना सारा सामान बिखेरना शुरू कर दिया और उसके बाद बाबा ने अपनी उंगली को काटा। बाबा ने उंगली को काटा तो खून निकलने लगा। अब उस खून से हाथ पर जब खून लगा, बाबा ने एक दीवार पर निशान बनाया और कहा मुझे कोई रोक नहीं सकता, गांव का विनाश अटल है। अब गांव वाले थर थर कांपने लगे थे। ये क्या चल रहा है? जैसे उससे जो प्रेत है
जो शैतानी ताकत है बाबा ने निकाली, लेकिन बाबा में आ गई आवाज़ बिल्कुल वैसी। और ये अब आवाज़ थी ना जो बाबा के अंदर, वो एक आवाज़ नहीं, अजीबोगरीब आवाज़ थी। दो आवाज़ें, जैसे एक बाबा की एक किसी और की, दो आवाज़ें सब सुन पा रहे। शब्द, एक शब्द थोड़ा खींचा हुआ, एक कम खींचा हुआ, एक गले से, ऐसी दो आवाज़ें नहीं निकल सकती। गांव वाले डर में, गांव वालों ने बाद में बाबा को पकड़ा, बाबा ने भी कुछ लोगों को पकड़ा और फिर बाबा बेहोश। किसी को समझ भी नहीं आया चल क्या रहा है। जब बाबा को होश आया बाबा भागे, बाबा वहां से भागे। गांव वाले कह रहे कि आप में शायद शैतान था। बाबा ने कहा ये कोई शैतान नहीं लगता, ये कोई ताकत है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बाबा भाग गए। गांव वाले डर गए, यहाँ पर तो शैतान है। अब उस आदमी को भी कुछ याद नहीं, वो आदमी वहाँ निशान क्यों बनाता था, क्यों धमकी दी बाबा को। अब सबको पता था ये कोई प्रेत है, ऐसी शैतानी ताकत है जो एक के अंदर से निकलकर दूसरे के अंदर चली जाती है। ऐसे तो कभी भी किसी के शरीर में चली जाएगी, कैसे रोका जा सकता है। बाबा तक रोक नहीं पाए तो हम क्या करेंगे। गांव वाले खौफ में थे। लेकिन अगले 6 से 7 दिनों के अंदर गांव में एक तांत्रिक आया। अब उस तांत्रिक के पास इसकी जानकारी शायद पहुंच गई थी कहीं से, क्योंकि गांव वाले तो बचना चाहते थे, वरना उन्हें गांव छोड़ना पड़ता। तो सबसे पूछ रहे, सबको बता रहे, कोई पहुंचा होगा उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जब ये जानकारी पहुंची तो तांत्रिक खुद आया। मैं देखता हूं ये जो हालात पैदा हुए हैं पहचाने पहचाने से लग रहे हैं। अब उस तांत्रिक बाबा ने कहा, पहले मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहां पर आपको लगता है ये सब हो रहा है। कोई कड़ी कहीं से भी पकड़ में आती है, मैं वहां जाना चाहता हूं। अब कड़ियां तो कई थी, बिरजू, उसकी बीवी, जो बकरे का सर पकड़ा था, वो आदमी जिसने गाय भैंसे रखी थी, ये आदमी जिसने घर में शैतानी चित्र बनाए थे। तो ऐसे कई लोग थे। फिर जो बाबा थे वो घर में गए जहाँ शैतानी चित्र बने थे, जिसके बाद बाबा ने पकड़ा उस आदमी को, मंत्र पढ़ने लगे। ये कोई तंत्र क्रिया थी, कोई साधना थी जो 2 घंटे तक तांत्रिक बाबा ने की। और उसके बाद बाबा कहने लगे, कैसे कैसे क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, कुछ बताइए ताकि मैं समझने की कोशिश करूं। फिर बाबा पूछने लगे। सबसे पहले ऐसे हालात बिरजू के साथ पैदा हुए थे। बिरजू से पूछा गया, बिरजू कहने लगा मुझे कुछ याद नहीं, ये कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो बाबा थे वो पूछ रहे, तुमने नहीं किया, लेकिन इतना याद करो, जब ये सब हुआ उस रात, उससे पहले तुम कहाँ थे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो जो बिरजू था कभी कभी गांव से बाहर जाया करता था तंबाकू खाने के लिए, तंबाकू खाने का शौक था, लेकिन वहाँ ब्रश लेकर जाता, ब्रश करके आता। नई नई शादी हुई थी, बीवी को नहीं चाहता था कि वो पता लगे। अब मुंह से बदबू आएगी, बीवी को पता लग ही जाएगा। तो घर से बहुत दूर कि मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने, कुछ ज़रूरी चीज़ है आग जलाने के लिए, ये वो बहाना लगा कर निकल जाता। उस बार भी वो बाहर निकला था और वहाँ उसने कुछ देखा, उसे याद नहीं था क्या देखा, बस इतना देखा। फिर उसे उसके बाद कुछ ज़्यादा याद नहीं था। ये बाद में याद आया था कि बाहर था, तब से कुछ याद नहीं। तब उसके बाद जो बाबा थे उन्होंने कहा, फिर इसके बाद क्या हुआ, कहाँ था ये, क्या क्या हुआ। फिर उसकी बीवी अजीब हरकतें करने के बाद जब उसने बाल काटे, वो भागी थी, वो कहीं चली गई थी, फिर वापस आई एक सड़क के पास से। ऐसे एक एक करके कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। गांव वाले कह रहे थे कि तांत्रिक बाबा ये कोई शैतानी ताकत है जो शरीर पर कब्जा करती है, आप कोई प्रेत क्रिया कीजिए, प्रेत साधना कीजिए, कोई वेताल पीड़ा से पीड़ित है जी, शनिवार का दिन है, उस दिन ऐसा होता है। हर कोई अपना तर्क लगा रहा कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। लेकिन जो तांत्रिक बाबा थे वो समझ गए, हर किसी से बात की और समझ गए। फिर सबको इकट्ठा किया और तांत्रिक बाबा ने कहा, मैं जान चुका हूँ ये क्या चीज़ है और ऐसा होते हुए मैंने देखा है। ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, ये जो कर रहा है वो जिंदा है। कोई तांत्रिक कई तरह की तंत्र साधनाएं कर सकता है, जैसे वशीकरण, किसी को वश में करना। अब ऐसे ही वशीकरण के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक होता है दृष्टि तंत्र वशीकरण। गांव वालों ने पूछा क्या होता है ये, तो उन्होंने कहा कि तंत्र साधना से कोई तांत्रिक ऐसी ताकत को पा लेता है कि किसी को वश में कर सकता है। और प्रकार क्या, आंखों में 30 सेकंड देखने के बाद वो घूरता रहेगा, किसी की भी
30 सेकंड तक आंखों में अगर वो तांत्रिक घूर लेगा तो अपनी आत्मा उसके अंदर डाल सकता है। एक शरीर में 2 आत्माएं, एक तो जिसकी है वो निढाल हो जाएगी, मूर्छित हो जाएगी, आत्मा का शरीर पर कब्जा नहीं रहेगा, जैसे वो सपने में होगा उसे सपने नजर आएंगे, लेकिन वो तांत्रिक की आत्मा उस शरीर को चलाएगी। फिर 30 सेकंड किसी को देखा उसके शरीर में, 30 सेकंड किसी को देखा उसके शरीर में, जैसे जैसे कोई आंखों में घूरता गया वो शरीर बदलता गया। ऐसे ऐसे किया। बिरजू को वहाँ जब वो तंबाकू खाने के लिए गया था वो तांत्रिक मिला होगा, नज़रें मिलाई उसने, इसे कुछ याद नहीं, उसके शरीर में चला गया, शायद याद मिटा दी होगी। उसके बाद घर आया, बिरजू से निकला सीधे उसकी बीवी तक, तब उसकी बीवी ने कहा होगा इसे फांसी लगा दीजिए। मज़े ले रहा था वो, किसी को मारना उसके लिए कोई साधारण बात है। फिर किसी तरह से किसी और से मिला होगा, या वो जो गाय भैंस रखे हुए है बिरजू की बीवी उससे मिली होगी, या बिरजू की बीवी किसी और से मिली होगी, नज़रें मिलाई होंगी, उसमें आई उसकी आत्मा, फिर उस आदमी में आई, फिर वो बकरे का सर काट कर लेकर गया। गांव वालों में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो ऐसे भ्रमण करता रहा। वो जिससे भी काम करवाता उसे कुछ याद नहीं रहता। तो ऐसे कई लोगों का उसने इस्तेमाल किया। उस दिन जब बच्चा वो उठाकर ले जा रहा था, आप नाखून खींच रहे होंगे, उसे दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि दर्द क्यों होता, उधार के शरीर में था वो तांत्रिक, उसकी आत्मा थी, उसे दर्द नहीं हो रहा, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा कि किसी और को दर्द दिया जा रहा है और वो हंस रहा है। जब निकलेगा तब उसे दर्द होगा। और कोई ना कोई औरत उस समय उसकी नज़रों में नज़रें डालकर उसको कह रही होगी मेरा बच्चा उठा लिया, ये बच्चे को क्यों उठाया, ये वो, तो आंखों में आंखें डाली वो उसके शरीर में, उसे महसूस तक नहीं हुआ। ऐसे वो बाहर निकल गया। वो बेचारा पीछे तड़पता रह गया कि मुझे क्यों पकड़ा, मुझे क्यों पकड़ा। ऐसे वो आदमी तक पहुंचा, काला जादू कर रहा। ऐसे कई लोगों के शरीर में वो घूम रहा था, नज़रों से नज़रें मिलाकर आगे से आगे से आगे शरीर बदलता रहा। लेकिन कहीं पर तो उसका असली शरीर है, ढूंढना होगा कहाँ। अब ये पता लगाते हैं, जितने लोग बेहोश हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता, कहाँ उठकर वापस आते हैं। बिरजू की बीवी, बिरजू, कई लोगों ने अब इतना पता लगाया, बिरजू ने कह दिया उस तरफ गया था मैं तंबाकू लगाने के लिए। जब बिरजू की बीवी भी सुबह के वक्त उसे होश आया था उसी तरफ से आई थी, वो आदमी भी कहने लगा बकरे का सर जब गायब हुआ उस समय मैं वहाँ से आया था, वहाँ से मेरी नींद जैसे खुली, मुझे लगा रे मैं खेतों की तरफ कब से आ गया। तो तांत्रिक ने कहा उस तरफ सब मिलकर चलो, वहाँ हमें जाना होगा। और ये कुछ खास लोग थे, 20 से 25 लोग। तांत्रिक को लगा कि हो सकता है ये बातें इस समय वो तांत्रिक सुन रहा हो, किसके शरीर में है ये पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब गांव वाले इकट्ठे थे तो गांव वाले कहने लगे कि यहाँ एक जगह ऐसी हो सकती है, गांव से बाहर जंगली इलाके में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ कोई नहीं जाता, बहुत सारे हैं। यहाँ खंडहर बने हुए हैं, पुराने ऐसे बेचिराग गांव भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसी जगह पर हो सकता है कोई रहता हो और किसी को पता ना चले। कई बार चोरू चक्के लुटेरे वगैरह वहाँ छिप जाते हैं, तो जगह तो है छिपने के लिए। वहाँ एक रक्ष घर भी है। तांत्रिक ने पूछा ये वही रक्ष घर जो इस इलाके का मशहूर है? रक्ष घर कहते हैं कि किसी ज़माने में वहाँ गाँव हुआ करता था, 100, 200, 300 साल पहले। अब तो टूटा फूटा था। तो उस गांव में एक मंदिर था, भगवान का मंदिर नहीं, उसे राक्षस का मंदिर कहा जाता था। वो लोग राक्षस को मानते थे। अजीब सा राक्षस उन्होंने बनाया होता हर घर में। जब कुछ फसल लगती तो फसल से वो राक्षस बनाते और यही कहते कि राक्षस हमारी मदद कर, भगवान हमारी मदद नहीं करता। ऐसे ऐसे तो राक्षस को मानने वाले थे। अब सच है या नहीं पता नहीं, पर अब उस रक्ष घर में ये होता था। तो वहाँ खंडहर है, उसी तरफ थे जिस तरफ से वो आए। और उन्हें जैसे हल्के हल्के दृश्य उस गांव के सबको याद थे। तो तांत्रिक बाबा ने कहा वही जगह होगी। वापस जब वो शरीर में अपने उसी शरीर के पास जाता होगा तो नज़रें उससे मिलाकर अपने शरीर में वापस आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, एक दृष्टि पड़ने पर ही उसके अंदर चला जाता। और इतने में सामने वाला बेहोश, फिर वो उठाकर उसे गांव के पास फेंक जाता होगा। लेकिन नज़रों में कुछ ना कुछ तस्वीरें तो रह जाती हैं। तो ये वही होगा। गांव वाले जब वहाँ पहुँचे उसके बाद तांत्रिक वहाँ बैठा साधना कर रहा, मेडिटेशन कर रहा, दिख गया। अब उस तांत्रिक की उम्र 90-95 साल होगी, बूढ़ा था। अब जितनी ज़्यादा उम्र उतनी ज़्यादा साधनाएं की होंगी, उतनी ज़्यादा जानकारी होगी। तभी तो दृष्टि तंत्र वशीकरण की जानकारी रखता था।
तो तांत्रिक ने कहा पकड़ो इसे, हो सकता है ये इस समय सिर्फ साधना कर रहा हो तो होश में आ जाएगा, अगर होश में नहीं आया तो किसी के शरीर में होगा। जैसे ही उसे पकड़ने के लिए जो तांत्रिक थे वो आगे बढ़े तो किसी ने पीठ पर छुरा घोंप दिया। अब तांत्रिक कुछ समझ पाता तो जो छुरा था काफ़ी अंदर तक धंसा था। चीख रहे थे तांत्रिक, गांव वाले भी डर गए। लेकिन गांव वाले उस आदमी को हाथ नहीं लगाना चाहते थे कि इसके अंदर तो ये तांत्रिक की आत्मा है, कुछ भी करेगी, मेरे अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, क्या पता चलेगा। लेकिन तांत्रिक की पीठ पर जब छुरा घोंपा था तो वो तांत्रिक पहले से तैयार था। उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ के आंखों पर हाथ रख दिया। सबसे पहला काम ये किया, लड़ा नहीं, सीधे आंखों पर हाथ। उसके बाद उसे पकड़ लिया, आंखों पर बांध दी पट्टी। इतने में गांव वालों को भी कह दिया कि पकड़ो। गांव वालों ने पकड़ा। वो हंस रहा था, कब तक बचोगे, मुझसे ज़्यादा समय बच नहीं सकते। तब उसने डराने के लिए कबूला वो क्या क्या कर चुका है, किस किस गांव में बच्चे उठाए उसने, कैसे कैसे उन बच्चों को मारा। उनकी तो लाशें नहीं मिल सकती, बच्चों के साथ जो जो किया उसने, बच्चों को मारकर उनके शरीर के साथ ही ये सब किया था। बाकी जानवरों को मारना, किसी औरत के बाल, कुछ भी वो कर सकता था, क्योंकि दृष्टि तंत्र वशीकरण के जरिए 30 सेकंड आंखों की तरफ देखना है। अब बाबा बनकर किसी के घर में भीख मांगने के लिए जाओ या किसी ऐसी जगह पर भीख मांगते हुए बैठे हुए कोई आ जाए, आंखों में आंखें डालकर वो उसके शरीर में जा सकता था, तो उसके लिए काम काफ़ी ज़्यादा आसान था। उस तांत्रिक ने कबूला कि उसने क्या क्या किया था, इसीलिए इस तांत्रिक ने उसे सज़ा दी। उसकी आंखों पर हाथ रखने के बाद पता नहीं कौन से मंत्र बोले, लेकिन उसकी आंखें बांध दी और वो अंधा हो गया। अब वो देख नहीं सकता था, जिसके बाद गांव वाले भी, ऐसे कैसे अंधा हम करेंगे, तो गांव वालों ने भी पीटा। उसके बाद उस तांत्रिक के साथ कुछ तो हुआ। वो तांत्रिक दोबारा किसी को नज़र नहीं आया, शायद वहाँ से अंधा होकर चला गया या गांव वालों ने कुछ कर दिया होगा। उस तांत्रिक के बारे में कभी कोई जान नहीं पाया। ये कहानी इतनी ही थी कि ऐसे वो तांत्रिक ने दृष्टि तंत्र वशीकरण किया था और उसके बाद वो लुप्त हो गया। लेकिन गांव वाले इतना समझ चुके थे कि वशीकरण कितने खतरनाक हो सकते हैं। सोचकर देखिए, ऐसा वशीकरण, एक आत्मा एक शरीर से दूसरे में, दूसरे में, तीसरे में, आप किस पर शक करेंगे? वहां खड़े कई लोगों में से हो सकता है कोई एक उस तांत्रिक के वश में हो, वशीकरण के जरिए अपनी आत्मा उसने उसके शरीर में डाली हो। क्या ऐसे इंसान से बचा जा सकता है? वो तो किसी को भी मार सकता है, उसके बाद जेल भी नहीं जाएगा, अपनी आत्मा किसी और में डाल देगा। इसीलिए दृष्टि तंत्र वशीकरण को खतरनाक श्रेणी में डाला जाता है और इसकी जानकारी बहुत कम तांत्रिकों के पास होती है, ज़्यादातर गुप्त रखी जाती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। एक बार खुद को उस जगह पर रख कर देखिए। अगर आप सच में ऐसी जगह पर होते तो क्या करते? प्लीज़ कमेंट्स में अपने जवाब ज़रूर दीजिए। आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।